प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनीष शंकर तिवारी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पीपरपानी, विकासखंड साईखेड़ा, जिला नरसिंहपुर से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत आज का विषय हमारा अर्थशास्त्र में पालमपुर की कहानी। पालमपुर की कहानी शुरू करूं उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बचपन में जब हम कहानियाँ सुना करते थे या हमको हमारे बुज़ुर्ग या बड़े कहानियाँ सुनाया करते थे तो उसके पीछे कोई निहितार्थ छुपा होता था। वह निहितार्थ क्या होता था? वह निहितार्थ होता था हम बच्चों को सीख देना। तो डेफिनेटली जिस चीज़ के आगे कहानी लगा हो तो वह रोचक होती है और अंत में एक शिक्षा देकर जाती है, एक सीख देकर जाती है। उसी तरह से हमारा यह पालमपुर गांव की कहानी के बारे में है। पालमपुर गांव की जो कहानी है उसमें होता क्या है कि एक गांव में आपको उत्पादन और उत्पादन की क्रियाओं के बारे में समझाने की कोशिश की जाएगी। सभी गांवों की तरह पालमपुर भी एक गांव है। वहां पर लोग खेती करने वाले लोग हैं। खेती के साथ साथ खेती एक कृषि क्रिया कहला गई। खेती करने के साथ साथ कुछ गैर कृषि क्रियाएं भी होती हैं, जैसे आपके गाँव में होती हैं। हम आगे समझेंगे तो हम आपके गाँव को पालमपुर से लिंकअप करते हुए चलेंगे। उसमें होता क्या है कि कुछ लोग विनिर्माण के क्षेत्र में लगे होते हैं, कुछ लोग पशुपालन करते हुए डेयरी फार्म चलाते हैं, कुछ परिवहन इत्यादि के माध्यम से आजीविका का साधन अपनाए हुए हैं। तो इस तरह से पालमपुर गांव की जो एक आर्थिक संरचना है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ें उसके पहले हम समझ लें कि पालमपुर जो एक गांव है उसका सामाजिक विन्यास या सामाजिक संरचना क्या है। चलिए देखते हैं। पालमपुर एक गाँव है जो कि अपने आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज जो है वह पालमपुर से केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यह प्रत्येक मौसम में जोड़ने वाली सड़क है जो रायगंज को पालमपुर से और साथ ही रायगंज को उसके और निकटतम कस्बे शाहपुर से कनेक्ट करती है, जोड़ती है। पालमपुर एक गांव है और उस गांव के सबसे करीब में जो दूसरा गांव है वह है रायगंज। पालमपुर से थोड़ा बड़ा है, कस्बा बस्ती है, दुकानें वगैरह हैं, व्यापार अच्छा है वहाँ पर। वह केवल 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और रायगंज से थोड़ा और आगे जब हम जाते हैं तो शाहपुर नाम का एक गाँव, शाहपुर नाम की एक बस्ती है। रायगंज से पालमपुर को जोड़ने वाली जो सड़क है वह पक्की सड़क है और वर्ष भर उस पर आना जाना होता है। ऐसा नहीं है कि बारिश के मौसम में वह बंद हो जाए, ऐसी स्थिति वहाँ पर नहीं है। उस रोड पर आप अगर देखेंगे तो डेली मतलब दिन भर आपको गुड़ से या अन्य जो सामग्रियां हैं, अन्य वस्तुएं उनसे लदी हुई बैलगाड़ियां आती जाती दिखेंगी। उन पर मोटरसाइकिलों से लोग आते जाते दिखेंगे, ट्रैक्टर्स भी चलते दिखेंगे, कभी कभी ट्रक निकलते दिखाई देंगे, जीप भी चलती दिखाई देंगी। कभी कभी वो मोटरसाइकिल में दूध के डब्बे बांधकर चलते हुए लोग दिखाई देंगे। कई बार भूसों की ट्राली जाते हुए दिखेगी, भैंसा बग्घी भी वहाँ पर दिखाई देगी। इस तरह से वो रोड पर ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है, आवागमन परिवहन होता रहता है। तो ये हो गई गांव के आसपास की स्थिति। जब हम पालमपुर गांव के अंदर जाते हैं तो हम पाते हैं कि पालमपुर गांव बहुत बड़ा गांव नहीं है, एक छोटा गांव है और लगभग 450 परिवार वहां पर निवास करते हैं। उन 450 परिवारों में लगभग 80 परिवार ऐसे हैं जो उच्च जाति के माने जाते हैं और उन्हीं के पास में सबसे ज़्यादा भूमि है, खेती वाली भूमि। जिनके पास खुद की ज़मीनें हैं उनके मकान पक्की ईंटों के और लेंटर्ड मकान जिनको हम कहते हैं, पक्के मकान जिन्हें हम कहते हैं, वो बने हुए हैं। और कुछ अनुसूचित जाति मतलब दलित समाज के लोग भी हैं जो गांव के एक छोटे से कोने पर घास फूस की बनी हुई छोटी छोटी टपरियों में रहते हैं। उनके भी कुछ मकान पक्के हैं लेकिन अधिकतर मकान कच्चे हैं। पालमपुर के लगभग सभी घरों में बिजली है और खेतों में बिजली से ही सिंचाई होती है। नलकूप जो है वह बिजली से ही चलते हैं और इसके अलावा भी बिजली का और भी अलग अलग कामों में पालमपुर के लोग यूज करते हैं। पालमपुर में 2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय हैं और मतलब प्राइमरी स्कूल हैं और एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वहाँ पर है। इसके साथ साथ एक निजी औषधालय भी है, वहाँ पर रोगियों का उपचार इत्यादि किया जाता है। तो इस तरह से आप पालमपुर गांव के सराउंडिंग्स की पोजीशन समझ गए कि रायगंज से शाहपुर जुड़ा हुआ है। फिर आपने अंदर की पोजीशन समझ ली कि लगभग 450 परिवार वहां निवास करते हैं। 80 परिवार ऐसे जिनके पास खुद की ज़मीनें हैं, वो लोग जो है उच्च जातियों के हैं और अनुसूचित जाति के लोग घास फूस के छोटे मकानों में रहते हैं, छोटे घरों में रहते हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर समझ चुके हैं।
अब हम पालमपुर के माध्यम से ये देखेंगे कि पालमपुर में प्रमुख व्यवसाय खेती है। खेती वहाँ पर करते हैं लोग। इसके अलावा कुछ लोग विनिर्माण के क्षेत्र में लगे हुए हैं। विनिर्माण मतलब छोटे छोटे उत्पादन, छोटी छोटी वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए हैं। कुछ लोग डेयरी फार्म चलाते हैं, दूध कलेक्ट करके और शहरों में बेचने के लिए जाते हैं। कुछ लोग खुद की उनके ट्रांसपोर्टेशन के ऑटो हैं, ऑटो रिक्शा हैं, वे भैंसा बग्घी हैं, बैलगाड़ियाँ हैं, तो उनसे वे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये काम उनका होता है। तो इस तरह से पालमपुर में कृषि क्रियाएँ भी चलती हैं और गैर कृषि क्रियाएँ भी चलती हैं। तो सबसे पहले हम कृषि क्रियाओं को समझ लें और इसी चैप्टर में, इसी अध्याय में आज हम समझेंगे गैर कृषि क्रियाओं को। तो चलिए पालमपुर गांव की कहानी को हम समझते हैं। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवा उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी और चौथा मानव पूंजी। क्रमशः हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन। तो किसी भी उत्पादक संगठन की सबसे पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। जबकि दूसरी आवश्यकता क्या है? दूसरी आवश्यकता है श्रम। श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे, काम करने वाले लोग। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जब किसी भी चीज़ को उत्पादन हम करेंगे तो पहली आवश्यकता क्या होगी? भूमि मतलब ज़मीन, जहाँ पर हम उस उद्योग को या उस उत्पादन इकाई को खड़ा कर सकें। और उसके लिए हमको वन की भी ज़रूरत होगी, कच्चे माल के रूप में खनिज की भी ज़रूरत होगी, पानी भी हमको वहाँ पर व्यवस्था करना पड़ेगी। तो ये हो गए प्राकृतिक संसाधन, ये हो गई हमारी पहली आवश्यकता। अब जब ये सारी आवश्यकताएं, पहली आवश्यकताओं की जब हम पूर्ति कर लेते हैं, तब दूसरी प्रमुख आवश्यकता क्या होती है? श्रम। भाई आखिर उत्पादन क्रियाओं में काम करने वाले लोगों की भी तो ज़रूरत होगी ना। तो काम करने वाले लोगों की भी 2 कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं हम। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होगी, जबकि कुछ दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होगी। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करेगा। भाई कुछ कंप्यूटर चलाने वाले चाहिए, कुछ कॉपी पेन से लिखने वाले चाहिए, तो कुछ बोरे उठाने वाले चाहिए, कुछ मशीन चलाने वाले चाहिए। तो हर तरह के श्रम के लिए कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति भी चाहिए, कुछ शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक भी चाहिए। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। ये आगत क्या है हम आगे समझेंगे। और चौथी पूंजी है मानव पूंजी। आपको स्वयं के उपयोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने वाला ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आजकल हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। तो जो ऊपर की तीनों आवश्यकताएं हैं, इन तीनों आवश्यकताओं को एक साथ काम करने योग्य बनाने के लिए हमको वो ज्ञान चाहिए, वो उद्यम चाहिए। और उसी ज्ञान और उद्यम को क्या बोलते हैं हम? मानव पूंजी। तो इस तरह से किसी भी उत्पादक संगठन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो गई? भूमि की, श्रम की, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी की। चलिए अब हम देखते हैं आगे। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो सबसे पहले देखिए आप लोग, पहला आगत है औजार, मशीन और भवन। ये भौतिक पूंजी की बात हो रही है। औजार, मशीनों और भवनों में अत्यंत साधारण औजार क्या होते हैं? किसान के हल। इनसे लेकर के परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई सालों तक यूज़ होता रहता है। ये एक बार अपने एस्टैब्लिश कर दिए, तैयार कर दिए, तो इनका उपयोग कई सालों तक होता रहेगा। ऐसा नहीं कि इनको हम बार बार चेंज करें। ये एक बार स्थायी रूप से स्थापित हो गए तो इनका यूज़ हम साल दर साल कर सकते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्थायी पूंजी, स्थायी भौतिक पूंजी। दूसरा आता है क्या? कच्चा माल और नगद मुद्रा। मतलब उत्पादन के लिए हमें कई तरह के कच्चे माल की भी ज़रूरत होगी। ऐसा तो है नहीं कि बिना कच्चे माल के पक्का माल तैयार हो जाए। जैसे आप सोचिए कि बुनकर को अगर सूत तैयार करना है तो सूत के लिए उसको क्या चाहिए? कपास चाहिए। कुम्हारों को यदि मटका बनाना है तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। तो ये चीज़ों की आवश्यकता उनको होगी। तो उत्पादन के दौरान
भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी ज़रूरत होगी। तो कच्चा माल और नगद पैसा, यदि हम इन दोनों को सम्मिलित रूप से देखें तो यह क्या कहलाएंगे, कौन सी पूंजी कहलाएंगे, कार्यशील पूंजी। ठीक है ना, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पहले हमने देखा स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी मतलब औजार, मशीन, भवन जो बार बार नहीं बदलते और जल्दी ख़त्म भी नहीं होते। और दूसरा कच्चा माल और नगद मुद्रा जो एक बार प्रयोग में आया और इसके बाद समाप्त हो जाता है। तो यह क्या कहलाता है, कार्यशील पूंजी। जैसे कि औजारों, मशीनों तथा भवनों से अलग होती हैं ये चीज़ें, एक बार क्रिया में ये आ जाएं और उसी दौरान, ये क्रिया के दौरान ही समाप्त हो जाती हैं। उत्पादन जो है वह भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें हम उत्पादन के कारक कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादन के कारक किसे कहते हैं, उत्पादन के कारक भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को कहते हैं। जब ये संयुक्त रूप से हो जाते हैं तो ये उत्पादन के कारक हो जाते हैं। इन्हीं उत्पादन के कारकों के संबंध में और अन्य गैर कृषि क्रियाओं के उत्पादन के संबंध में इसी अध्याय में हम समझेंगे। आगे जो चर्चा होगी तो भौतिक पूंजी की जगह हम केवल पूंजी शब्द का उपयोग करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम पालमपुर की कृषि क्रियाओं पर चर्चा करते हैं कि पालमपुर की कृषि क्रियाएं कैसी हैं। तो पालमपुर की भूमि स्थिर है, पहली बात। जब आप इस पहले बिंदु को समझ लें तो आप इस तुलना को अपने गांव से जरूर कनेक्ट करके देखिएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप इसे। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा खेतीहर मजदूर भी हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा है। मतलब साफ है कि किसान जो है, वहाँ पर जो गांव में जो रहने वाले लोग हैं उनमें से 75% लोग पूरी तरह से अपने जीवन चलाने के लिए खेतों पर निर्भर हैं। अब वे कैसे लोग हैं, या तो खेतों के मालिक हैं या खेतों में काम करने वाले श्रमिक हैं। लेकिन याद रखिए, खेती के उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई होती है। वो कठिनाई क्या होती है कि खेती में जो ज़मीन प्रयोग करते हैं वह स्थिर होती है। स्थिर मतलब उसे बढ़ा नहीं सकते, जितनी है वह उतनी ही है। वहाँ पर क्या हुआ था कि पालमपुर में सन 1960 में वहाँ पर जुताई के लिए जो भूमि क्षेत्र था वह उन्होंने जंगल वगैरह काट के रेडी कर लिया। कुछ बंजर भूमि थी, उसको भी खेती योग्य भूमि में बदल दिया। लेकिन 1960 से लेकर आज तक वहाँ पर ऐसी कोई ज़मीन डेवलप नहीं हुई कि वो कृषि उत्पादन के लिए नए खेत निर्माण कर सकें। मतलब ज़मीन स्थिर है, ज़मीन का क्षेत्रफल, रकबा नहीं बढ़ा है। हम अगर किसानी भाषा में बात करें, खेती का जो रकबा 1960 में था वह अभी भी नहीं बढ़ा और ना आगे वह बढ़ने की कोई गुंजाइश है। तो अब ये बताइए कि जब खेती का रकबा नहीं बढ़ रहा, ना खेती का रकबा बढ़ाने की कोई गुंजाइश है, तो क्या उसी भूमि में अधिक पैदावार करने का कोई तरीका हो सकता है क्या? चलिए हम इसको देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि पालमपुर ही नहीं, लगभग बहुत सारे भारत में ऐसे गांव हैं, आपका गांव भी हो सकता है, जो खेती का रकबा है वह निश्चित है। अब नई खेती के लिए या नई ज़मीन के लिए हम रकबा बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो एक समस्या आती है, जनसंख्या बढ़ रही है, रकबा बढ़ नहीं रहा है। तो जब रकबा नहीं बढ़ रहा है तो उसी रकबे में अधिक से अधिक पैदावार कैसे की जा सकती है? पालमपुर के इस गाँव के माध्यम से चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधा उपलब्ध है, उसको देखकर लगता है कि ये पालमपुर गांव जो है ये यूपी के जो वेस्टर्न गांव है, पश्चिमी क्षेत्र के जो गांव हैं, वैसा कुछ है। पालमपुर के सारी भूमि पर खेती होती है, कोई भी भूमि खाली नहीं है, कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी गई। और बरसात के मौसम में, जिसको हम खरीफ की फसल कहते हैं, जून जुलाई में बोई जाती है, वे किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं। अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि खरीफ की फसल क्या होती है, तो आप बता देंगे कि बारिश के समय जो फसल लगाई जाती है वह खरीफ की फसल होती है। और खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? तो मोटे अनाज वाली फसल, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, ये सारी चीज़ें खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं, सोयाबीन वगैरह। अब ये ज्वार बाजरा जो है, इसका उपयोग साधारणतः किसान लोग क्या करते हैं? पशुओं के चारे के लिए करते हैं। जबकि अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, मतलब ये फसल जब कट जाती है खरीफ की, तो उस बीच में ये लोग क्या करते हैं? आलू बो लेते हैं। खेत खाली नहीं छोड़ते, आलू बो दिया। और इसके बाद अक्टूबर नवंबर के आसपास ये लोग रबी की फसल उगाने लगते हैं। मतलब रबी, मतलब रवि, यदि हम पर्यायवाची से मिलाना
शुरू करें, पर्यायवाची से लिंक अप करें, जैसे सूर्य सर्द के मौसम में बारिश में बादलों में सूर्य ढका रहता है, बारिश खत्म हो गई, सर्दी का मौसम आ गया, सूर्य आ गया, रवि आ गया, रवि मतलब सूर्य, रबी की फसल मतलब गेहूँ चना, ये बटर वगैरह ये रबी की फसलें होती हैं, तो ये भी उगा लेते हैं वो लोग। तो उत्पादित गेहूँ में से क्या करते हैं ये लोग, फसल तो उगा ली, तो अब जो गेहूँ या फसल जो उगाई है उसमें से परिवार के लिए खाने के लिए थोड़ा बहुत बचा लिया, और बाकी का ये लोग क्या करते हैं, 3 किलोमीटर दूर रायगंज है, अच्छी बस्ती है, वहाँ की जाके मंडी में बेच आते हैं। भूमि के एक छोटे भाग में गन्ने की खेती भी कर लेते हैं, तो गन्ना साल भर में एक बार उसकी कटाई हो जाती है। तो जो गन्ना होता है ना, या तो उसको कच्चे ही बेच लेते हैं या फिर गुड़ बना करके उसको शाहपुर के व्यापारियों को बेचने चले जाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि पालमपुर का जो किसान है वह एक साल में अलग अलग तरह की 2-3 फसलें पैदा कर लेता है। और वह ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि उसके पास सिंचाई की एक वेल डेवलप्ड अरेंजमेंट है। भाई जैसा कि मैंने बताया कि पालमपुर के सभी घरों में बिजली है, पालमपुर में बिजली जल्दी आ भी गई थी, और जब बिजली आ गई तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव सिंचाई पद्धति बदल गई। जब तक बिजली नहीं थी तब तक रहट से किसान विसान पानी निकाला करते थे। रहट क्या है इसके बारे में अपन कभी आगे चर्चा करेंगे, आप अपने टीचर से ज़रूर पूछ लीजिएगा रहट क्या किसे कहते हैं। तो वो रहटों से निकाल कर खेतों में सिंचाई करते थे। लेकिन जब लोगों ने ये देख लिया कि बिजली से जो नलकूप चलते हैं, पानी जल्दी आता है, बड़े प्रभावकारी ढंग से कम समय में ज़्यादा क्षेत्र की सिंचाई हो जाती है, तो शुरू में कुछ नलकूप तो सरकार ने लगवा दिए, पर बाद में किसानों ने अपने पैसे लगाकर नलकूप अपने अपने खेतों में लगवा लिए। परिणाम क्या हुआ कि 1970 के दशक के बीच में लगभग 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। मतलब पालमपुर में जो 200 हेक्टेयर का जो पूरा क्षेत्र है, जितने में वो लोग जुताई करते थे, जितने में फसल लगाते थे, वो पूरा 100% रकबा सिंचाई वाला हो गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक साल में कोई भी भूमि वहाँ पर खाली नहीं रहती थी और एक से ज़्यादा फसल उगाने लगते थे। तो किसी भी किसान के द्वारा एक साल में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगा लेते हैं, उस प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि एक ही ज़मीन के टुकड़े से एक साल में अधिक से अधिक फसल उपजाने की जो प्रक्रिया है, एक से ज़्यादा फसल उपजाने की जो बात है, एक से अधिक फसल उगाने की जो प्रणाली है, वह बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। अच्छा, ये तो 1970 के आसपास की बात है। 1960 के दशक में जब लोगों के पास कुछ नहीं था तो ये परंपरागत बीजों का प्रयोग करते थे, और साथ ही परंपरागत खादें जैसे गोबर वगैरह की जो खाद है उसका यूज़ करते थे, और वे उनके पास में उपलब्ध हो जाते थे। पशुओं का पालन करते थे, पशुओं से गोबर बनती, गोबर से खाद बनाते और खेतों में परंपरागत बीज डालकर उनका उपयोग करते। परंपरागत बीजों में सिंचाई भी कम लगती थी। अच्छा, क्या परंपरागत जो बीज थे उनके पास में किसानों के, उनमें सिंचाई की भी ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन 1960 के दशक के बाद भारत में हरित क्रांति का दौर आ गया। जब हरित क्रांति का दौर आया तो HIV बीज आए, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उच्च उपज क्षमता वाले बीज। उनसे होता क्या था कि किसानों को ज़्यादा पैदावार मिलने लगी। एक ही पौधे से जहाँ पर परंपरागत बीज कम उपज देते थे, वहीं पर ये जो HIV बीज थे वह बहुत ज़्यादा अनाज देने लगे। जैसे 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम उपज होती थी, वहीं HIV बीजों से 1 हेक्टेयर में 3200 किलोग्राम तक उपज बढ़ गई। तो कहने का मतलब यह है कि ज़मीन के उसी टुकड़े से पैदावार बढ़ गई, उपज बढ़ गई। और यह सब संभव हुआ हरित क्रांति के बाद आए HIV बीजों, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से। और एक बात है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, जो नए HIV बीज आए थे उनमें पानी ज़्यादा लगता था, सिंचाई ज़्यादा लगती थी। तो ये जो उपज की पैदावार बढ़ी, इसकी प्रमुख वजह क्या थी? पैदावार बढ़ने की प्रमुख वजह थी HIV बीजों का प्रयोग करना। HIV बीजों के प्रयोग में क्या हुआ कि वो अधिक उत्पादन क्षमता वाले बीज होते थे, उनमें सिंचाई भी ज़्यादा लगती थी। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी ज़्यादा होता था, तो उर्वरकों का, पानी का और उन बीजों के संयोजन ने पैदावार को बढ़ा दिया। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का प्रयोग सबसे पहले किया। इन्हीं क्षेत्रों में किसानों ने खेती के लिए सिंचाई में नलकूप, HIV बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ किसानों ने तो ट्रैक्टर खरीद डाले,
फसल गहाने के लिए जो मशीनें, क्रैशर वगैरह होता है ना, वो ले लिए, थ्रेशर वगैरह जो बोलते हैं वो खरीद डाली और जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि गेहूं की बहुत ज़्यादा पैदावार होने लगी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कृषि के नवाचार को स्वीकार करने में नंबर 1 थे, अव्वल रहे। सबसे पहले उन्होंने ही HIV बीजों का प्रयोग शुरू किया, सबसे पहले उन्होंने ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया और उन्होंने ट्रैक्टर खरीदना, जुताई के लिए मशीनें खरीदना, कटाई के लिए भी मशीनें इत्यादि का प्रयोग करने का कार्य सबसे पहले हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया। इसके परिणाम स्वरूप जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैदावार बढ़ गई। जहां पर 1 हेक्टेयर में 1300 किलोग्राम उपज होती थी, अब HIV बीजों, रासायनिक उर्वरकों के संयोजन से, कीटनाशकों के संयोजन से, सिंचाई का प्रयोग करने के साथ कितनी बढ़ गई? 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और जब उत्पादन बढ़ गया तो परिवार में अपने खाने योग्य बचाकर अधिशेष मात्रा में उपज बचने लगी। गेहूं अधिक बच जाता, उसको लोग जाकर रायगंज में या शाहपुर के किसानों को बेच देते। तीसरा, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार खेती की आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया गया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। नलकूप का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से भौम जल स्तर कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल के कम होने से कई पर्यावरणीय संकट पैदा हो गए हैं, जो एक बार नष्ट होने के बाद पुनः निर्मित नहीं किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे बिंदु पर, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। तो ये हमने शुरू से बताया है कि पालमपुर में 450 परिवार हैं, जिनमें 1/3 परिवारों के पास खेती योग्य भूमि है ही नहीं, मतलब वे लोग खेतीहर मजदूर हैं। बाकी परिवारों में 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली भूमि है, ना जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने वाले किसान परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है। चित्र में आप देख सकते हैं कि गांव में बड़े छोटे छोटे टुकड़े हैं ज़मीनों के, जहां पर छोटे किसान खेती कर रहे हैं और बाकी जो बड़े टुकड़े हैं वे उनमें बड़े किसानों का कब्जा है, मंझोले किसानों के कब्जे हैं। तो ऐसे पालमपुर में मंझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ किसानों के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि जरूर है। अब 5वां बिंदु, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? तो भूमि के पश्चात श्रम, यह एक दूसरा महत्वपूर्ण कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, आप सभी लोग जानते हैं। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ खेत में खुद काम कर लेते हैं, लेकिन बड़े और मंझोले किसान ये काम खुद नहीं करते, इसके लिए वह श्रमिकों को किराए पर उठाते हैं। खेतों पर काम करने के लिए वो श्रमिक कहाँ से आते हैं? या तो वे भूमिहीन होते हैं या छोटे किसान होते हैं। खेतों पे काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनका उगाई गई फसल पर अधिकार नहीं होता, जैसा कि उन किसानों का होता है। तो बदले में उनको फसल ना मिलकर नगद या वस्तु अनाज के रूप में भी मिल जाती है। कभी कभी इन मजदूरों को भोजन दे दिया जाता है। मजदूरी के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, मतलब पोजीशन के हिसाब से कटाई, बुआई, इन सब के लिए मजदूरी जो है अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी अंतर होता है। खेत में काम करने वाले श्रमिक को या तो दैनिक आधार पर काम मिलता है या कभी कटाई के लिए या पूरी साल काम के लिए इस तरह से रख लेते हैं। खेतों में खेती की बात तो हमने कर ली, बात हो रही है श्रम की। तो श्रम करने के लिए अक्सर कर छोटे किसान या भूमिहीन मजदूर होते हैं। डाला नाम का एक मजदूर है उसी गांव में जिसको काम की तलाश होती है, जिसके पास में खुद की ज़मीन नहीं है। सरकार ने रेट तय करके रखे हैं 300 रुपये दिन के हिसाब से, लेकिन उसको 300 रुपये नहीं मिल पाते, 160 के आसपास उसको पेमेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पालमपुर में ऐसा काम करने वाले डाला जैसे मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मजदूरी में प्रतिस्पर्धा होने के कारण यह रेट कम हो गए हैं। अब हम बात करते हैं खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं, खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत होती है, इसलिए किसानों को पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा पैसा चाहिए। तो जो छोटे किसान हैं वे पूंजी की व्यवस्था उधार लेकर करते हैं। वे उधार जो है या तो बड़े किसानों से ले लेंगे या गांव के साहूकारों से। और जब ये स्थिति बनती है ब्याज पर पैसा लेने की, तो उनको कर्ज चुकाने के लिए
बहुत ज़्यादा ब्याज, ऊंची दर का ब्याज देना पड़ता है, जो उनके लिए कष्टकारी होता है। जो छोटे किसान होते हैं उनके विपरीत मंझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत हो जाती है और वे इन्हीं बचतों से पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अतिशेष कृषि उत्पाद हैं उनकी बिक्री कैसे होती है। मान लो किसानों ने अपने उत्पादन के लिए तीनों कारकों का उपयोग कर लिया, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, और उसने गेहूं उपजा लिए, गेहूं की कटाई कर ली, उत्पादन पूर्ण हो गया। अब गेहूं का किसान क्या करे? कुछ गेहूं जो है उन्होंने अपने परिवार के उपयोग के लिए रख लिया और जो अधिशेष गेहूं बचा हुआ था उसको उन्होंने क्या किया? उसको उन्होंने बेच दिया। छोटे किसानों के पास तो गेहूं बचेगा नहीं। हाँ, बड़े किसानों के पास जरूर गेहूं बच जाता है, मंझोले किसानों के पास, और वे इसको बाजार में बेच देते हैं। ऐसे ही एक बड़ा किसान है तेजपाल सिंह, उसकी पूरी भूमि से 350 कुंटल से ज़्यादा गेहूं बच गया। तो ये जो एक्स्ट्रा गेहूं था उसने रायगंज के बाजार में बेच दिया और उससे अच्छी कमाई हो जाती। इससे तेजपाल कमाई करता और पैसे को बैंक में जमा कर देता। उस पैसे से वह छोटे किसानों को कर्ज देता और उससे थोड़ी बहुत और बचत हो जाती तो अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करता। कार्यशील पूंजी मतलब कच्चा माल, जो लागत है, और पैसे की। तो तेजपाल सिंह बचत के कुछ पैसों से और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। तो ट्रैक्टर क्या हो जाएगी? स्थायी पूंजी हो जाएगी और उसकी इस तरह से स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। जो कार्यशील पूंजी जिसके पास ज़्यादा होगी वह अपनी स्थिर पूंजी में भी बढ़ोतरी कर सकता है। तेजपाल सिंह की तरह और भी किसान हैं, वो लोग भी इसी तरह से जो एक्स्ट्रा अनाज बच जाता है उसको बाजार में बेच लेते हैं, तो कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रख लेते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था अपनी ही बचतों से वे कर लेते हैं और इस बचत का उपयोग पशु खरीदने में या दुकान वगैरह खोलने में करते हैं। तो इस तरह से ये गैर कृषि क्रियाएं भी के लिए वह पूंजी तैयार हो जाती है। गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पहली है डेयरी। तो पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी अपनी भैंसों को कई तरह के घास, बरसात में उगने वाले जैसे चरी है, बाजरा, ज्वार, ये खिलाते हैं और दूध को अपने गांव से, जो निकटतम गांव कौन सा है? रायगंज, वहां जाकर वो बेच आते हैं। तो शाहपुर शहर के 2 व्यापारी ऐसे हैं जो रायगंज में ही दूध को कलेक्ट करते हैं। उन्होंने एक कोल्ड स्टोरेज बना रखा है और वो दूध को इकट्ठा करते हैं सारे आसपास के गांव कस्बों से। पालमपुर के दूध भी वहीं जाता है और फिर इसके बाद दूर दराज के शहरों और कस्बों में उस दूध को बेच देते हैं, भेज देते हैं। अब बात करते हैं पालमपुर में लघु स्त्री विनिर्माण की। तो पालमपुर में 50 के आसपास लोग ऐसे हैं जो इस तरह का लघु स्त्री निर्माण मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज जिसको हम कह सकते हैं या लो स्केल इंडस्ट्रीज कह सकते हैं, वो काम करते हैं। शहरों और कस्बों में जो इंडस्ट्रीज लगी हैं उतनी बड़ी तो ये नहीं होती। उसके विपरीत पालमपुर में बहुत सरल और छोटा उत्पादन विधि का प्रयोग होता है। बड़े छोटे पैमाने पर होता है कि लोग घरों पर ही परिश्रम करके, पारिवारिक लोग ही श्रम करके वो उत्पादन का काम कर लेते हैं। कभी कभी श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है तो किराए पर ले लेते हैं। पालमपुर में बहुत ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते, दुकानदारी नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों से थोक वस्तुएं बाज़ारों से ले आते हैं और उन वस्तुओं को बाज़ार से थोक में लाकर गांव में फुटकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव के छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेन, बहुत तमाम तरह की चीज़ें, कभी कभी तो कपड़े भी बिकते हैं। और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके घर बस स्टैंड के पास में हैं, तो उन्होंने अपने घर के एक छोटे से भाग में छोटी दुकान खोल ली है, तो वहाँ पर वो समोसे, आलू बंडे, चाय वगैरह की दुकान भी कर लेते हैं। एक नया व्यापार परिवहन का क्षेत्र में आया है। चूँकि पालमपुर से रायगंज के बीच में पक्की सड़क बन गई है, वहाँ पर लगातार वाहन आते जाते हैं, तो गांव के लोग वहाँ बार बार आते जाते। अब गांव में सभी लोगों के पास में तो आवागमन के साधन है नहीं है, तो लोग बैलगाड़ी, जीप, ट्रैक्टर, तांगा, रिक्शा ये खरीद लिए हैं और ये लोग परिवहन सेवा देते हैं, बदले में लोगों से कुछ पैसा लेते हैं। तो इस तरह से लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के बदले में उनको पैसे मिल जाते हैं। तो पिछले कुछ सालों में परिवहन से जुड़े ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने ऑटो वगैरह खरीद लिया है, जिससे पालमपुर, रायगंज, शाहपुर में वस्तुओं का परिवहन करते हैं और लोगों का भी वह परिवहन करते हैं। तो इस तरह से पालमपुर गांव की कहानी को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। उसमें आपने देखा कि जो पालमपुर गांव के किसान हैं वो खेती भी करते हैं। कुछ किसान खेती करने के बाद में कुछ किसानों की जो फसल बच जाती है उसको शहरों में बेच देते हैं।
उससे जो पैसा बचता है उससे वे क्या करते हैं, कुछ विनिर्माण के क्षेत्र में लगा देते हैं कुछ पैसे को, कुछ पैसे से वे दुकानदारी कर लेते हैं, कुछ किसान स्थिर पूंजी मतलब ट्रैक्टर वगैरह खरीद के स्थायी पूंजी में वृद्धि कर लेते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रियाएं दोनों समानांतर रूप से चलती रहती हैं। आपके गांव में भी ऐसे ही होता होगा। कुछ लोग गांव से दूध इकट्ठा करके शहरों में बेच आते होंगे, कुछ लोग ऑटो खरीद लिए होंगे जो शहरों से लोगों को गांव लाते ले जाते होंगे। तो इस तरह से आपके गांव और पालमपुर के गांव में कोई बहुत ज़्यादा अंतर आपको दिखाई नहीं देता होगा। तो जब आप पालमपुर गांव को अपने गांव से लिंक कर चुके हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो कुछ प्रश्न हैं अभ्यास के लिए। चलिए उनको भी देख लेते हैं, उनको आपको करना बहुत ज़रूरी। पहला प्रश्न, पालमपुर में 450 परिवारों के बीच में जो भूमि का वितरण है वह किस तरह से है, उसकी एक सारणी बनाना है आपको। दूसरे प्रश्न में, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण है तो क्यों है। सिंचित क्षेत्र मतलब सिंचाई का रकबा बढ़ाना, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की। प्रश्न 4, एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के तरीके कौन कौन से हैं और इसे समझाने के लिए आप कुछ उदाहरण भी दीजिए। पांचवा प्रश्न, अपने क्षेत्र से निम्नलिखित जानकारियां जुटाएं। का 2 मजदूरों को चुनें जिनमें से एक खेतों में काम करने वाला हो तथा एक किसी छोटी फैक्ट्री में काम करने वाला हो, और उनसे यह पता करें कि उनको जो मजदूरी मिलती है वह नगद मिलती है या वस्तु के रूप में मिलती है और वे कर्ज में तो नहीं है। तो इस तरह की ये जानकारी आपको इकट्ठी करना है। तो चलिए इन प्रश्नों का आप अभ्यास करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।